हेलो जी, वेलकम बैक। एंड आज हम शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला चैप्टर है या पहला मॉड्यूल है कह सकते हैं। इसमें कई क्वेश्चंस है जिसको हमको कवर करना है। प्रिसाइजली 11 क्वेश्चंस हैं, 11 इलस्ट्रेशंस हैं जिनको हमको रिव्यू करना है। एक एक करके शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं पहले हालांकि एक इंट्रो वीडियो ऑलरेडी शूट कर चुका हूं जिसमें मैंने ये बात रखी थी सामने कि भाई हम यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ख्याल नहीं रखेंगे। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच आर देयर इन द इंस्टीट्यूट मॉड्यूल। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आई एम सॉल्विंग क्वेश्चंस हियर। अगर कॉन्सेप्ट रिलेटेड कहीं पे भी कोई कमी आ रही है, आई एम अफ्रेड आपको कॉन्सेप्ट सुधारने पड़ेंगे। बट हाँ, उन कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करते हुए सवाल बनाना आसान है, तो वो हम लोग का तैयारी है इस पर्टिकुलर सेट ऑफ वीडियोज में। शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें पहला इलस्ट्रेशन मुझे नजर आता है पेज नंबर 24 में। यह है इलस्ट्रेशन नंबर 1 विच इज फेयरली सिंपल। क्या है सवाल, एक बार देख लेते हैं। इस सवाल में बोला कि एक कंपनी है MNQ कंपनी, जिसके डिटेल्स अपने सामने हैं। इसमें दो डिपार्टमेंट है, एक मशीनिंग और एक फिनिशिंग डिपार्टमेंट। नाम से समझ में आना चाहिए दो अलग डिपार्टमेंट है। दोनों में अगर ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन होगा तो हो सकता है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन अलग अलग रेट्स पे हो। वैसे ही कुछ यहाँ है। यहाँ पे बोला अपने को कि जो ओवरहेड है एस्टिमेटेड, ठीक है, या बजटेड डेटा, वो प्रोडक्शन ओवरहेड है 3,40,000 फॉर द मशीनिंग डिपार्टमेंट एंड 1,20,000 फॉर द फिनिशिंग डिपार्टमेंट। दीज आर द प्रोडक्शन ओवरहेड्स दैट हैव बीन कोटेड ऑलरेडी। फिर मशीन आवर्स और डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अपने को यहाँ पे आगे बोलता है एक्चुअल रिजल्ट्स भी अपने पास में है। अब एक्चुअल रिजल्ट जो है इसका काम बाद में आता है। जब आप सबसे पहले अपनी ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं तो एब्जॉर्प्शन रेट निकलती है हमेशा यूजिंग बजटेड डेटा। तो बजटेड डेटा ये ऊपर वाला डेटा है, तो उसको यूज करके हम यहाँ पे अपनी रेट्स निकालेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली बोला कि कंपनी की पॉलिसी ये है कि जो हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड है मशीनिंग डिपार्टमेंट का, उसको हम मशीन आर रेट पे एब्जॉर्ब करेंगे, और जो हमारा फिनिशिंग डिपार्टमेंट है वो लेबर इंटेंसिव है, तो उसको लेबर आर रेट पे हम बेसिकली एब्जॉर्ब करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे अपने बजटेड डेटा पे गौर करें तो 3,40,000 का हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड है इन द मशीनिंग डिपार्टमेंट। इसको क्योंकि मशीन आवर्स पे बेस आउट करना है तो हमने इसको बेस किया। तो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन रेट निकल करके आ रही है वो है 2। कैसे आया? 3,40,000 डिवाइडेड बाई 1,70,000। So this way we have got the value of 2. ये 2 सिग्निफाई करता है 2 rupees for every machine hour worked in the machine department. इसी तरह फिनिशिंग डिपार्टमेंट में बेस कैलकुलेट करते वक्त हमने कैलकुलेशन करी है ऑन द डायरेक्ट लेबर आवर्स, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है। तो यहां पे जो रेट निकल रही है वो है 1,20,000 डिवाइडेड बाई 40,000। तो इसकी रेट निकल रही है 3 रुपीज। इसका मतलब हुआ 3 रुपीज पर लेबर आवर। अब इसके बाद एक्चुअल रिजल्ट्स आए, तो एक्चुअल रिजल्ट्स में एक्चुअल ओवरहेड हमारे सामने है, जो कि अच्छी बात है। बट नाउ वी नीड एक्चुअल मशीन आवर्स एंड एक्चुअल लेबर आवर्स। तो एक्चुअल मशीन आवर निकल करके आया इन मशीनिंग डिपार्टमेंट टू बी 1,50,000। तो 1,50,000 पे आप 2 रुपीज की रेट पे जब एक्चुअल में एब्जॉर्ब करोगे तो आपका एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकल करके आएगा 1,50,000 यूनिट्स इंटू 2 रुपीज। तो एब्जॉर्प्शन अमाउंट हो गया 3 लाख, जिसमें एक्चुअल ओवरहेड चार्ज किया या एक्चुअल ओवरहेड का खर्चा लगा है 3,60,000 का। तो क्लियरली दिस इज अ सिनेरियो ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन। आपने 3,60,000 का खर्चा किया जबकि एब्जॉर्प्शन सिर्फ 3 लाख रुपए का हुआ है। सो दिस इज अंडर एब्जॉर्प्शन बाई 60,000 रुपीज। यही सेम काम करना है फॉर फिनिशिंग डिपार्टमेंट। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में हमारे जो एक्चुअल लेबर आवर्स हैं वह 44,100। सो 44,100 पे 3 रुपए की रेट के हिसाब से जो एब्जॉर्प्शन होगी उसका अमाउंट आ रहा है 132,300, जबकि एक्चुअल खर्चा लगा है 129,400। तो आपने ओवर एब्जॉर्ब कर दिया एंड ओवर एब्जॉर्प्शन इज बाय द ट्यून ऑफ 2,900 रुपीज। ये ओवर एब्जॉर्प्शन कैसे आया फिर से समझा देता हूं। आपने एक्चुअल खर्चा किया 1,29,400 जबकि आपने एब्जॉर्प्शन करा है 1,32,300 का। सो दिस इज एन ओवर एब्जॉर्प्शन बाय 2,900 रुपीज। फेयरली सिंपल। एंड आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने कैटेगरी भी इजी मार्क किया है, तो ये मुश्किल एकदम भी नहीं था। एंड आई होप आपको ये बड़े आसानी से समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ। सो ये रहा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 की अगर आप गौर करेंगे तो दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड आउट ऑन सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जहां पे आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट का वेरिएबल और फिक्स अलग अलग करना होता है हिस्सा।
तो ये करने के लिए अपने को यहाँ इंफॉर्मेशन दिया है कि क्वांटिटी है 60 टेबल्स, तो खर्चा है 1700 रुपए का, 1700 का। और जब टेबल 70 टेबल्स हो गई तो अमाउंट बढ़ करके हो गया, कॉस्ट बढ़ करके हो गया 1900 का। सो आपको पता ही है सेमी वेरिएबल कॉस्ट में जब हम खर्चे स्प्लिट करते हैं तो पहले स्प्लिट में हम कैलकुलेट करते हैं, या पहले स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट या चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। यहाँ पे चेंज इन टोटल कॉस्ट आएगा 1900 माइनस 1700, तो वो आएगा 200 डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी विच इज आई थिंक 70 माइनस 60। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का विच इज चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो कॉस्ट में बदलाव आया 200 रुपए से, ये रहा यहाँ पे, और क्वांटिटी में बदलाव आया है 70 माइनस 60 यानी 10 से, तो वो आ गया डिवाइड बाई 10। रिजल्ट आया 20 पर यूनिट, यानी कि आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे आया 20। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है फिक्स कॉस्ट, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस माइनस क्वांटिटी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी एक लेवल आप ले लो, जैसे अगर मैं ऊपर वाला लेवल लेकर के चल रहा हूं तो मेरा जब क्वांटिटी है 60 तो मेरा टोटल कॉस्ट है 1700, तो मेरा फिक्स कॉस्ट कितना होगा? इसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया टीसी माइनस वीसी पीयू इनटू क्वांटिटी, दिस विल गिव अस एफसी यानी कि फिक्स कॉस्ट। तो मेरा टोटल कॉस्ट है 1700, मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 मैंने ऊपर कैलकुलेट किया, और क्वांटिटी है मेरा 60, जब माइनस किया तो फिक्स्ड कॉस्ट आ रहा है 500, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट हियर। सो बहुत सिंपल है, दो स्टेप में हमने काम किया। स्टेप नंबर 1 में हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाला, फॉर्मूला फॉर विच वाज टोटल कॉस्ट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी का डिफरेंस। एंड फिर स्टेप 2 में हमने कैलकुलेट किया फिक्स कॉस्ट, जिसके लिए फॉर्मूला था टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू क्वांटिटी। क्लियर? इस तरह से हमारा फिक्स कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट हुआ। स्टेप 1 स्टेप 2 डन। चलो इसके आगे बढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट वी मूव टू सिमिलर क्वेश्चन, लेकिन ये सिमिलर क्वेश्चन है यूजिंग सम लीनियर इक्वेशन मेथड। तो यहाँ थोड़ा सा मेथड चेंज हो रहा है, हालांकि बनाना तो यार आसान है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सवाल थोड़ा अलग है तो इसको देखना चाहिए। मेरे हिसाब से ये है इजी कैटेगरी, लेकिन देखना जरूरी है। एग्जाम में अगर इस तरह का सवाल आया तो इसका एक पर्टिकुलर स्टाइल है बनाने का, तो आपको पता होना चाहिए। सवाल सिंपल है, you have been given 4 months, you have been given 4 different costs, and आपके पास 4 क्वांटिटी के लेवल्स हैं। अब सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि आपको क्वांटिटी में कौन सी क्वांटिटी और कौन से कॉस्ट को कंसिडर करना है। यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा है, यहाँ 4 कॉस्ट है, 4 क्वांटिटी है। ऐसे में कौन सी क्वांटिटी लें, कौन सा कॉस्ट लें, ये बहुत मुश्किल है। इंस्टीट्यूट बुक में ये कहा है कि आपको हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज लेनी है। जैसे कि यहाँ पे हमारी हाईएस्ट वैल्यू है 8000 की क्वांटिटी और लोएस्ट वैल्यू है 6000 की क्वांटिटी। तो हमारे लिए जो दो डेटा पॉइंट्स काम के हैं वो है क्वांटिटी ऑफ सेकेंड मंथ एंड क्वांटिटी ऑफ फोर्थ मंथ। अब ये इंटरेस्टिंग था, इससे पहले इस तरह के सवाल नहीं देखे हुए हमने, अपने क्लासेस में भी हमने नहीं देखे हैं, जहां पे 4 अलग अलग सीरियल नंबर है या 4 मंथ्स है और उस पे हमारे पास 4 कॉस्ट 4 क्वांटिटी है एंड हमें उनमें से कोई 2 चूज करने। वैसे इसका चॉइस करने का तरीका तो अच्छा ही है, आप सबसे एक्सट्रीम वैल्यूज ले रहे हैं 8000 क्वांटिटी का और 6000 क्वांटिटी का, एक तरीका हो सकता है, बट ये तरीका पता होना चाहिए। सो नंबर 1 ये सवाल रिड्यूस हो गया। सवाल में अब आपके पास 2 क्वांटिटी है और अब सवाल में आपके पास में 2 कॉस्ट भी है। अब ये सवाल बनाने के लिए सेम वैसे ही तरीके से हो सकता है सॉल्व। हम अगर स्टेप 1 फॉलो करें तो स्टेप 1 में हमारे पास VCPU आएगा। तो VCPU होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो अगर हम अपने सवाल के हिसाब से देखें तो सवाल में हमारे पास यहाँ पे खर्चा है 1,15,000 का, यहाँ पे खर्चा है 97,000 का, तो दोनों के बीच का जो फर्क है वो है 18,000 रुपीज का। सो द डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट इज 18,000 एंड क्वांटिटी में फर्क है 8,000 यूनिट्स वर्सेस 6,000 यूनिट्स, तो वो आ रहा है 2,000 यूनिट्स। यानी आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है 9 रुपीज पर यूनिट। इसी तरह हम स्टेप 2 पे फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए हम करेंगे अवर टोटल कॉस्ट माइनस VCPU इनटू क्वांटिटी। तो कोई भी एक क्वांटिटी ले लेते हैं या कोई भी एक कॉस्ट ले लेते हैं। जैसे वी आर गोइंग टू टेक कॉस्ट फॉर फोर्थ मंथ, तो टोटल कॉस्ट है 97,000 का, इसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विच इज 9 रुपीज एंड क्वांटिटी इज 6,000। सो ये हो गया 97,000 माइनस 54,000, आई थिंक ये आएगा 43,000।
43,000 आना चाहिए। सो अवर फिक्स कॉस्ट शुड बी 43,000, जो कि आई थिंक रिजल्ट में भी यहाँ है, पर इन्होंने इसको अलग ढंग से बनाया है। अब वो ढंग क्या है? तो भाई ये ढंग इन्होंने ये यूज किया कि इन्होंने लेट किया है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बी एक्स एंड फिक्स कॉस्ट बी वाई। तो इन्होंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व कर दिया। इक्वेशन 1 इन्होंने सॉल्व किया 8000 यूनिट लेवल पे। सो व्हेन क्वांटिटी लेवल इज 8000, तो हमारा इक्वेशन बना 8000x प्लस वाई इज इक्वल टू 1,15,000। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये इक्वेशन समझना मुश्किल नहीं है दोस्तों। जब हम अपने क्वांटिटी के साथ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और इसी में जब हम ऐड करते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट तो जाहिर सी बात है टोटल कॉस्ट आ जाएगा। So the equation is very simple. You are taking x, which is variable cost per unit. You are multiplying this with your quantity level. इसमें आपने ऐड किया अपना फिक्स कॉस्ट which is y, सबको जोड़ा, टोटल कॉस्ट आएगा। इसी तरह हमने क्वांटिटी लेवल 6000 पे भी इसको अगर सॉल्व किया तो इट विल बिकम 6000x प्लस वाई नहीं बदलेगा, वाई इज बेसिकली कांस्टेंट, वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो इसकी वैल्यू है 97,000। नाउ यू कैन सॉल्व these two equations using simultaneous equation method and you should be getting value of x and y जो कि आपके मैच हो जाएंगे। x will be 9 and y will be 43,000 rupees। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 से बस अलग इसी चक्कर में है कि दोनों ही सेम तरीके से सॉल्व होने के हैं। 3 इज अ बिट बेटर, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन का यूज हुआ है। दे आर सॉल्व्ड इट, इन्होंने सॉल्व करके फाइनल में रिजल्ट निकाला है। ठीक है, हमने भी कर दिया तो वो इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इस कॉस्ट शीट। अब यहाँ पे इसी चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट काउंटिंग में आपको कॉस्ट शीट की झलक देखने को मिल रही है, जिसमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 कॉस्ट शीट का ही सवाल है। सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे, जब एक बार पढ़ना हो जाएगा तब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि कॉस्ट शीट बिना पढ़े नहीं होगा। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं विदाउट रीडिंग दिस क्वेश्चन, कोई फायदा नहीं होगा। तो प्लीज आइए सवाल को अच्छे से पढ़िए एंड देन हम लोग सवाल शुरुआत करते हैं। क्लियर? चलो सवाल पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आप एक बार के लिए जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं उनको इस पॉइंट पे एक बार वीडियो को पॉज कर देना चाहिए, क्योंकि मैं इमीडिएटली शुरू कर दूंगा पढ़ना और सब कुछ डिस्कस करना। तो अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, खुद से वो समय रखना चाहते हैं, तो प्लीज पॉज द क्लास। हाँ, तो अब मैं सवाल पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। सवाल है एक बहुत ही सिंपल सी कंपनी या एलएलपी के बारे में। दे हैव गिवन अस इंफॉर्मेशन। सबसे पहला सेल्स जो कि है 2,75,000। कॉस्ट शीट में ये एकदम नीचे ही नीचे आएगा, एकदम नीचे नीचे। फिर दे हैव गिवन अस इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फिनिश गुड्स और WIP का। सो बेसिकली ये हो गए आपके लिए ओपनिंग स्टॉक। अब जो WIP है वो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट के पहले और फिनिश गुड्स जाएगा अपना COGS के पहले। ध्यान रखेंगे इन बातों का। सवाल में दे हैव गिवन अस परचेज ऑफ मटेरियल इन्वेंट्री यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। ये दोनों काम आएंगे, इनसे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकलेगा। सो बेसिकली रॉ मटेरियल कंज्यूम के लिए फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। सो ओपनिंग है 3,000, परचेज है 110 एंड क्लोजिंग है 4,000, तो 1,09,000 का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एकदम सही आएगा। They have next given us direct labor which is 65,000, fair enough. फैक्ट्री ओवरहेड उसका 60% होगा ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो 65,000 का 60% होता है 39,000, ये भी ठीक है। यानी सवाल में अगर आप गौर करें तो हमारे पास स्टार्टिंग कुछ पॉइंट्स तो आ गए, जैसे वी हैव गॉट सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वी हैव गॉट डायरेक्ट लेबर एंड देन वी हैव प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट के बाद में वी हैव आल्सो बीन गिवन विद फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स पे कहानी खत्म नहीं होती है, इसके बाद आप अपने WIP को ऐड और लेस जरूर कर लेना ताकि आपका फैक्ट्री कॉस्ट आ जाए। वंस द फैक्ट्री कॉस्ट हैज अराइव्ड, तो नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट COP का सफर होगा। सो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद COP के लिए हमारे पास 5 आइटम होते हैं, उन 5 में से अगर कोई भी आइटम दिया हुआ रहेगा तो वह यहाँ आएगा, और वो आइटम है नीचे नीचे है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 5% ऑफ सेल्स है। सो जाहिर सी बात है इसको 2,75,000 पे आप कैलकुलेट करेंगे। 2,75,000 का 5% दैट इज 13,750, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। दिस विल बी एडेड बिफोर COP। COP एक बार आ जाएगा तो फिनिश गुड्स के ओपनिंग और क्लोजिंग का ट्रीटमेंट करके वी विल गेट COGS एंड फाइनली हम अपने सेलिंग एक्सपेंसेस को भी इसमें ऐड कर देंगे विच इज 10% ऑफ योर सेल्स टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स, और फिर तो क्या है प्रॉफिट आ जाएगा और सेल्स आ जाएगा।
आइए देखते हैं कैसे क्या हुआ है इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो 1,09,000 मैंने आपको बोला था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, जो कि आया भी है। उसके बाद में डायरेक्ट लेबर या फिर वेजेस हमने ऐड किया 65,000 का, तो वैल्यू आया 1,74,000। 1,74,000 मेरा प्राइम कॉस्ट यहां आ रहा है। इसके बाद में सवाल में फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया हुआ है, तो 65,000 का ही 60% 39,000 हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम पे आ चुका है। इसको ऐड करने के बाद आया वर्क्स कॉस्ट। अब ये वर्क्स कॉस्ट भी बोल सकते हो आप इसको, नहीं तो आप इसे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर में। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद में हमने यहाँ पे ओपनिंग WIP ऐड किया, क्लोजिंग WIP लेस किया, ये ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ था। तो इसके बाद जो हमारा नाम आना चाहिए यहाँ पे वो आना चाहिए फैक्ट्री कॉस्ट। इन्होंने नाम यूज नहीं किया, बट बीच में एक फैक्ट्री कॉस्ट आना चाहिए जिसकी वैल्यू आ रही है 2,11,000। उसमें हमने ऐड किया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जो कि दिया हुआ था 5% ऑफ सेल्स, तो वो हमने कैलकुलेट किया 13,750। तो आ गया COP विच इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में ऐड ओपनिंग FG लेस क्लोजिंग FG, तो इससे आ जाएगा COGS। COGS की वैल्यू आ रही है 223,750। इसके बाद में बस सेलिंग ओवरहेड ऐड किया, ऐड करने के बाद में हमारे पास में यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, वैल्यू आ रहा है 251,250। एंड फाइनली सेल्स विच इज 2,75,000 ऑलरेडी गिवन, तो बैलेंसिंग फिगर आपके पास में आ जाएगा प्रॉफिट, विच इज सो वेरी सिंपल। सवाल का अगर आप स्टैंडर्ड में से पूछेंगे तो आई वुड से वेरी वेरी इजी, वेरी इजी। कॉस्ट शीट का ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस है, एंड आई थिंक दिस डिजर्व्स नो टेंशन, नो अलग से ध्यान वान कुछ नहीं चाहिए। ये सवाल एग्जाम में आने पे भी आपसे बन जाएगा, एक बार बस आपको बनाना था, जो कि आप मेरे ख्याल से बनाए थे, पहले से खुद से रिव्यू किया होगा सवाल को, और अब सिर्फ इस सॉल्यूशन को देख करके कंफर्म कर रहे हो कि आपने सही किया या नहीं किया। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज ग्रेट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इसके ऊपर मैंने वेरी गुड लिखा है, एंड आमतौर क्वेश्चन पे मैं वेरी गुड लिखता ही नहीं हूं, मैं लिखता हूं या तो गुड या तो इजी। यहाँ पे लिखा है वेरी गुड, यानी ये काफी अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल हमने अपने क्लासेस में किए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको फिर भी एक बार वापस देखना पड़ेगा। जो हमारे क्लास की वीडियोज है वो अलग है, इसको एक बार आपको देखना तो पड़ेगा। तो आपको अगेन मैं दे रहा हूं एक मौका, पूरा सवाल आपके सामने रखूंगा। वैसे आपके पास इंस्टीट्यूट मॉड्यूल भी है, तो आप वहां से इस पूरे सवाल को रिव्यू कीजिए बाय पॉजिंग ऑन दिस वीडियो, एंड जब पॉज कंप्लीट हो जाए तो मैं इसको पढ़ना शुरू करूंगा सवाल को, एंड आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन, ये कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए शुरू कीजिए, यू कैन पॉज द लेक्चर्स राइट नाउ। चलो सवाल पढ़ने जा रहा हूं मैं। सवाल में लिखा है एक्स लिमिटेड आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो मैंने वर्किंग कर रखी है उस पर गौर मत कीजिएगा, पहले सिर्फ सवाल पढ़ते हैं। ईयर 21-22 के लिए इंफॉर्मेशन है। डायरेक्ट मटेरियल इज गिवन 3,20,000 रुपए, डायरेक्ट वेजेस इज गिवन 8 लाख रुपीस, प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है जिसमें ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है 25% वेरिएबल है। अगर वेरिएबल 25 है तो जाहिर सी बात है 75% फिक्स्ड है। हालांकि इसकी वैल्यू है 4,80,000, तो मैंने इसका स्प्लिट दिखाया आपको कि इसका वेरिएबल वाला एलिमेंट हो गया 1,20,000 और फिक्स वाला एलिमेंट हो गया 3,60,000। ये आगे काम आएगा, सो इसलिए स्प्लिट करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है जिसमें भी लिखा 75% फिक्स्ड है, तो यहाँ पे अमाउंट है 1,60,000, तो 1,60,000 का 75% फिक्स्ड है, तो बाकी 25% वेरिएबल होगा। वेरिएबल हो गया 40, फिक्स हो गया 1,20,000। ऐसे ही सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी है, सिमिलर तरीके से है। 2/3 यानी 66.66% फिक्स्ड है, बाद बाकी 33.33% वेरिएबल है। अकॉर्डिंगली हमने 2,40,000 को भी ऐसे ही स्प्लिट कर दिया इनटू वेरिएबल एंड फिक्स आइटम्स। इसके अलावा लास्ट में सेल्स दिया हुआ है, सेल्स के लिए बोला है 125 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से अपना टोटल वैल्यू आ रहा है 25 लाख रुपीस का सेल। क्वांटिटी का पता लगाया जा सकता है, बट आई थिंक वो रेलिवेंट नहीं है। आगे अपने वो बोला कि ईयर 2022-23 में कुछ चीजें बदल जाएंगी, जैसे कि नंबर 1 आपका जो भी आउटपुट और आपका सेल क्वांटिटी है वो चेंज हो जाएगा बाय 20%, इट विल इंक्रीज बाय 20%। अब जैसे ही आपका आउटपुट 20% से इंक्रीज करता है, तो दोस्तों ये बात याद रखना है कि हर वो आइटम जिसमें वेरिएबल कंपोनेंट है या वो पूरा ही कंपोनेंट वेरिएबल है, उन सभी की वैल्यू 20% से अपने आप बढ़ जाएगी। Because your quantity is increasing by 20%, all the values which are variable in nature will also increase by 20%। पहली बात। नंबर 2 आपको ये भी बोला है कि एक एडवर्टीजमेंट का खर्चा है 45,200 का, वो अब एडिशनली आप खर्च किया करेंगे। तो अभी तक ये खर्चा नहीं था, ये एक तरह से फिक्स कॉस्ट मुझे नजर आ रहा है, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाकर के जुड़ जाएगा फॉर ईयर 2022-23।
आगे अपने को बोला मटेरियल के जो प्राइस है वो 10% से ग्रो करेंगे। अब ध्यान रखना, मटेरियल का खर्चा एक वेरिएबल खर्चा होता है, तो क्योंकि आपकी क्वांटिटी 20% से बढ़ रही है तो मटेरियल का खर्चा 20% से तो ऐसे भी बढ़ेगा, बट उसके बियॉन्ड 5% से आपका मटेरियल का खर्चा और बढ़ेगा। तो देयर विल बी टू फैक्टर्स विच विल बी अप्लाइड हियर। कैसे होगा वो मैं आपको शो कर दूंगा। वैसे ही वेज रेट के लिए बोला है कि इट विल गो अप बाय 5%। तो जिस तरह मटेरियल का खर्चा 10% से बढ़ रहा है, उसी तरह यहाँ पे भी 5% से आपका वेजेस का खर्चा बढ़ रहा है। बट यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा इस बात का कि वेजेस भी एक वेरिएबल आइटम है। तो अगर आपकी क्वांटिटी 20% से चेंज हो रही है, योर वेज विल ऑल्सो चेंज बाय 20%। उसके ऊपर से 5% यहाँ पे भी चेंज आ रहा है। मटीरियल में शायद मैं 5% बोल के गया था, वो 10% था, माफी चाहता हूँ। आगे बोलते हैं कि आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो भी इंप्रूव हो जाएगी, और वो हो जाएगी 12% से इंप्रूव होने के बाद। तो ये मान लेते हैं पहले 100% था, तो अब आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी 112% की। इस एफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, इस एफिशिएंसी की वजह से आपकी वेजेस जितनी आपको देनी पड़ती है आमतौर पे, उससे कम देनी पड़ेगी। इसको कैसे किया जाता है, बहुत सिंपल है। आप 100% पे कैलकुलेशन कर लो और उसको फिर डिवाइड बाई 112% करके आप ये अपना काम कर सकते हो। कैसे, मैं शो कर दूंगा। फिर अगला बोला कि जितनी भी जगह वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स के नाम पे 3 जगह वेरिएबल ओवरहेड है। एक है फैक्ट्री लेवल पे यानी वर्क्स ओवरहेड, दूसरा है अपना यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव, और तीसरा है यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन तीनों ही जगह पे जो भी वेरिएबल कंपोनेंट है उसको भी 5-5% से बढ़ाना है। तो याद रखिएगा, वेरिएबल कंपोनेंट होने का मतलब अपने आप में यही है कि योर वेरिएबल ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 20% बिकॉज सेल इज इंक्रीजिंग बाय 20%, बट उसके ऊपर से 5% आपको और बढ़ाना है बिकॉज यहां पे इन्होंने बोला है। एंड लास्ट में बोला है कि फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 33.3333%। अब ये सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए लागू होता है, तो इन्होंने नहीं बोला एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, नहीं बोला सेलिंग के लिए, तो ये चीज का ख्याल रखिएगा। सवाल देखते हैं। सवाल में सबसे पहले मटेरियल का खर्चा मैंने जब कैलकुलेट किया तो 3,20,000 इज माय बेस अमाउंट, तो वो तो मैं लूंगा ही, बट क्योंकि माय क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग बाय 20% तो 1.2 से ये मल्टीप्लाई कर दिया गया है। इसके ऊपर से मटेरियल का खर्चा 10% से बढ़ा है, तो इंटू 1.1 करके हम इसको आफ्टर इन्फ्लेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सब करने के बाद में अपना यहाँ पे मटेरियल का खर्चा आ गया 4,22,400। नेक्स्ट हम वेजेस की तरफ चले। वेजेस में 20% से तो इंक्रीमेंट ऐसे ही होगा क्योंकि आपकी क्वांटिटी 20% से बढ़ रही है, सो योर वेज विल आल्सो इंक्रीज बाय 20%। उसके ऊपर से आपकी वेज रेट 5% से बढ़ रही है, सो 1.05 का यहाँ पे एक फैक्टर और लगाना होगा। एंड तीसरा याद रखिएगा, एफिशिएंसी वाला वही बात था जिसमें मैंने कहा था यू विल हैव टू डिवाइड इट बाय द एफिशिएंसी परसेंटेज हियर व्हिच इज 112%। तो हमने वो भी काम किया। 8 लाख बेस है इंटू 1.2 ताकि क्वांटिटी का जो भी चेंज आया वो कवर अप हो जाए, इंटू 1.05 ताकि इन्फ्लेशन कवर अप हो जाए, डिवाइडेड बाई 112%, या फिर इंटू 100 डिवाइड बाई 112 भी कर सकते हो। रिजल्ट आया 9 लाख रुपए का। सो दैट इज योर डायरेक्ट वेज। इसके अलावा प्रोडक्शन ओवरहेड में आपका वेरिएबल ओवरहेड है 1,20,000, ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में 40,000 है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपका वेरिएबल ओवरहेड है 80,000। इन सभी को 1.2 से तो मल्टीप्लाई करना ही है, उसके ऊपर से 5-5% से और इंक्रीज करना है क्योंकि बोला गया है कि सारे वेरिएबल ओवरहेड 5% से बढ़ेंगे। इसलिए आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पे जब कंप्यूटेशन करी, यहां पे जब कंप्यूटेशन करी, इन सारी कंप्यूटेशन में 1.2 से मल्टीप्लाई किया पहले और फिर 1.05 से मल्टीप्लाई किया दोबारा। 1.5 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है ताकि क्वांटिटी में आने वाला चेंज जो कि 20% का है वो एब्जॉर्ब हो जाए, और 1.05 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है ताकि जो 5% का आपका चेंज इन ओवरऑल कॉस्ट आ रहा है वो भी यहाँ पे कैप्चर हो जाए। ये सब कैप्चर होने के बाद में वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा फिक्स्ड जो हमारे खर्चे हैं उसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ऐड होगा ही, इसके अलावा अगर प्रोडक्शन ओवरहेड में बोला है 1/3 ऐड करना है तो करना है। फिर हमने इसका सॉल्यूशन देखना शुरू किया। सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं पूरी की पूरी हमने कॉस्ट शीट बनाई है, एंड जितना मैंने एक्सप्लेनेशन किया वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, जिससे हमारा रिक्वायरमेंट नंबर 1 कंप्लीट होता है, विच इज कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2021 एंड 2022 एंड 23। फिर उसके बाद हमें नए नए सेलिंग प्राइस कंप्यूट करने हैं, जिसपे आपने वो बोला है प्रॉफिट सेम रखना है, तो बताओ कितना आपको सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा। तो प्रॉफिट अगर सेम अमाउंट का रखना है तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कंप्यूट करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप एक्स लेकर के आगे बढ़ जाओ या फिर मैं डर्टी गेम खेलो, बैक कैलकुलेशन करो। तो हमने इसका कंप्यूटेशन अगर देखे तो हमने कैसे किया, यहाँ पे हमने प्रॉफिट कंप्यूट किया विच वॉज 5 लाख रुपीज फॉर द ईयर 2021-2022। फिर हमने यहाँ पे यही प्रॉफिट कंप्यूट किया है
एंड फिर इसकी सेलिंग प्राइस कंप्यूट करिए। सेलिंग प्राइस के लिए आप देख सकते हैं हमने फॉर्मूला लगाया, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू सेल्स। तो प्रॉफिट हमारे पास पहले से है। अच्छा ये तो सवाल ही बदल गया, पहले सवाल में क्या पूछा था, सेलिंग प्राइस इफ द सेम अमाउंट इज टू बी अर्नड। ओके ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया इसको। बहुत सिंपल है, हमने सबसे पहले 21 22 का सेल प्रॉफिट निकाला विच वाज 5 लाख रुपीस। फिर हमने इसको ऐड किया है विद द कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ 22 23। सो बेसिकली जितना प्रॉफिट हम पहले कर रहे थे उतना ही अभी करना है, पर खर्चे हमारे डेफिनेटली बढ़ गए हैं, तो बढ़े हुए खर्चे में प्रॉफिट हमने ऐड किया, इसको हमने डिवाइड किया बाई क्वांटिटी। नाउ द क्वांटिटी इज 24,000, तो इस पर सेलिंग प्राइस आ गया 122.08। अगेन क्वेश्चन नंबर B1 वाज वेरी वेरी इजी। B2 में बोला है कि सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए सो दैट यू हैव द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज बिफोर। तो पहले हमारा जो प्रॉफिट था वो था 5 लाख का, जबकि सेल्स था 25 लाख का। इसका मतलब हमारा एनपी रेशियो चल रहा था 20% का। एनपी रेशियो वाज इक्वल टू 20%। तो अभी वही काम करना है, वी हैव टेकन अवर कॉस्ट ऑफ सेल्स हियर, इसको हमने डिवाइड किया बाय रिमाइंडर परसेंटेज। अगर एनपी रेशियो है 20%, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स का रेशियो है 80%। तो बस कॉस्ट ऑफ सेल्स का अमाउंट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का परसेंटेज है, कंप्यूट किया, सेल का वैल्यू आ जाएगा। सेल का वैल्यू आ जाएगा तो डिवाइड बाय क्वांटिटी करके सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी आ जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में बोला है सेलिंग प्राइस फॉर 22 23 पता करो। अगर आप सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहते हैं बाय 25%, तो अपना प्रॉफिट परसेंटेज पहले चल रहा था 20%, उसको हम इंक्रीज करना चाहते हैं बाय 25% ऑफ 20, तो अपना बढ़ा हुआ परसेंटेज आ रहा है 25%। तो बस आसान है, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेने का डिवाइड बाय 75% करने का, इससे भी सेल्स आ जाएगा, और इसको डिवाइड कर देने का क्वांटिटी से टू कैलकुलेट अवर सेलिंग प्राइस पर यूनिट। चौथे नंबर में आपने वो बोला है कि सेलिंग प्राइस बताओ 22 23 का, अगर प्रॉफिट 10 रुपीज ही रखना है हमको हर एक यूनिट पे। तो भाई ये बहुत ज्यादा आसान है, हम 24,000 यूनिट पे अगर 10 रुपए का प्रॉफिट रखना चाहते हैं तो प्रॉफिट आ जाएगा, इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स टू कैलकुलेट टोटल सेल वैल्यू, और अगेन सेल वैल्यू को डिवाइड बाय 24,000 कर देंगे टू कंप्यूट अवर सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सो दिस इज हाउ ऑल द आंसर्स आर बीइंग कैलकुलेटेड। वेरी वेरी इजी, स्टिल वेरी गुड क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से देखना बनता है। फिलहाल ये पूरा डिस्कशन हो चुका है, अगर तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए आराम से, सवाल आसान है, बन जाएगा, बट इससे पहले आप एक बार इसको पढ़िए। चलो आपने पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से, सवाल स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। सवाल में बोला है कि प्रोडक्शन है 10,000 यूनिट्स का, रॉ मटेरियल 2 लाख रुपीस, लेबर 1,20,000, ओवरहेड 80,000, administrative overhead 40,000, selling expenses 10,000, profit is 25% of selling price. So it can also be construed that cost को अगर हम divide कर दे by 75%, we should be getting our sales. अब कहानी यहाँ से बदलती है, ये तो था year 2021, 22 में बोल रहे हैं कि क्वांटिटी 10,000 की जगह हो जाएगी 15,000, so there is a 50% increment in the quantity. बोला है कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो भी है वो 20% से और इंक्रीज करेगा। तो देखो रॉ मटेरियल इज ऑलरेडी अ वेरिएबल कॉस्ट, तो वो 50% से तो ऐसे भी बढ़ेगा, 50 से बढ़ने के बाद वो 20% और बढ़ेगा, क्योंकि सवाल में बोला है। लेबर के लिए बोला है कि इट विल ऑल्सो इंक्रीज बाई 10%, तो लेबर विल ऑल्सो इंक्रीज बाई 50% एंड अनदर 10%, क्योंकि अगेन वो वेरिएबल नेचर का है। फिर बोलता है 50% जो हमारे ओवरहेड्स हैं वो फिक्स है और बाकी 50% जो है वो वेरिएबल है। तो ओवरहेड्स के नाम पे फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे पास स्प्लिट हो गया 40-40 का। सो वी हैव गॉट 40,000 एज फिक्स्ड एंड 40,000 एज वेरिएबल। तो अगेन वेरिएबल विल इंक्रीज बाई 50% एंड फिक्स विल रिमेन फिक्स। सेलिंग एक्सपेंसेस पे इन्होंने बोला इट विल रिड्यूस बाई 20%। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आइए हम लोग देखते हैं ये सवाल कैसे हुआ। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल का अगर आप कॉस्ट देखेंगे इतना इजीली कैलकुलेट हुआ है। 2 लाख रुपीस जो पहले से चल रहा था उसको 50% से बढ़ाना है, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 50% से बढ़ाना और 1.5 से मल्टीप्लाई करना एक ही बात होता है। एंड फिर हमको उसको 20% से और बढ़ाना है, क्योंकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट शूट अप कर गया है। तो हमारा रॉ मटेरियल का अब रिवाइज कॉस्ट फॉर 22 इज 3,60,000। इसी तरह लेबर का किया, लेबर में पहला 50% तो आपको समझ में आया होगा, बाकी का 1.1 जो है वो है 10% का इंक्रीमेंट दिखाने का, एक तरह से इन्फ्लेशन दिखाने का फॉर वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड्स को स्प्लिट किया गया इनटू फिक्स एंड वेरिएबल,
तो वेरिएबल पोर्शन जो है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया गया है. सो बेसिकली योर क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 10,000 टू 15,000. सो दिस इज अ 50% इंक्रीमेंट इन योर क्वांटिटी. अगर क्वांटिटी 50% से बढ़ेगा तो दिस विल ऑल्सो शूट अप द वेरिएबल पोर्शन ऑफ योर प्रोडक्शन ओवरहेड. सिमिलरली यहाँ 40,000 को 1.5 से हमने मल्टीप्लाई करके 50% से बढ़ाया है, लेकिन फिक्स अमाउंट फिक्स रहेगा तो 40,000 पहले से है. So we have got 1 lakh rupees in the name of factory overheads. एडमिनिस्ट्रेटिव पे भी एकदम सेम कहानी है. जो फिक्स वाला अमाउंट है 20,000 वो वैसे का वैसे रहेगा, और जो वेरिएबल वाला पोर्शन है उसको 20,000 इंटू 1.5 किया, इसको भी सॉल्व कर लिया. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने को यहाँ पे ये बोला है दैट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विल फॉल बाय 20%. तो ऐसे तो सेलिंग का जो खर्चा है वो ऑब्वियसली क्वांटिटी सोल्ड पे डिपेंड करता है, तो वो भी वेरिएबल नेचर का है, लेकिन वो 20% से डिक्लाइन कर रहा है. तो जब 20% से बढ़ाने के लिए 1.2 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, वैसे ही 20% से डिक्लाइन करने के लिए 0.80 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है. यही काम हमने यहाँ किया. शुरुआत किया 10,000 रुपीज से, जो कि हमारा बेस अमाउंट था, उसको 50% से बढ़ाया क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई बाई 50%, लेकिन फिर हमने इसको 80% से मल्टीप्लाई किया, या एक तरह से बोल सकते हैं 20% से इसको घटाया, और ये करने के लिए 0.80 से मल्टीप्लाई किया. रिजल्ट आ गया हमारे पास. कॉस्ट ऑफ सेल्स आया 7,20,000. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ प्रॉफिट का अमाउंट भी कैलकुलेट नहीं किया, मेरे पास सीधा सेल आ गया. वो कैसे आया? वेरी सिंपल. अगर हमको बताया दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑफ सेल्स, तो इसका मतलब ये है कॉस्ट इज इक्वल टू 75% ऑफ सेल्स. तो ऐसे में सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट बाई 75% किया जा सकता है. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग हियर. 7,20,000 लिया, इसको हमने डिवाइड किया बाई 75%, रिजल्ट आ रहा है 9,60,000. एक बार चेक कर लेता हूं. यस, ये आंसर इज करेक्ट. 9,60,000 कैसे आया? आपके सामने है ये सिचुएशन. अगेन जितने साधारण तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ इतना साधारण नहीं दिख रहा है. दे हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क हियर. बहुत सारे वर्किंग नोट बनाए और पता नहीं क्या क्या किया. हमने इसको बहुत ही आसान तरीके से बनाया. अगर आपको मेरा तरीका पसंद आता है तो ये भी आप कर सकते हैं, बस वर्किंग नोट में अच्छे से समझाना होगा. ये जो हमने कैलकुलेशंस यहाँ करी है, ये वर्किंग नोट में एक बार अच्छे से समझाना होगा. दैट्स इट, इतना ही है. और बाद बाकी सवाल मेरे हिसाब से काफी ज्यादा आसान था. मैंने इसको वेरी इजी कैटेगरी में डाला है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. इसको भी इजी कैटेगरी में मैंने डाला है. सवाल क्या एक बार देख लेते हैं. सवाल में बोला है कि ओपनिंग स्टॉक है 1 मार्च 2022 का, जिसमें 2 जॉब्स हैं. एक है जॉब नंबर 99, एक है जॉब नंबर 77. जॉब नंबर 99 में हमारे पास 80 रुपीज मटीरियल का खर्चा, 150 वेजेस का और ओवरहेड का 200 का है, लेकिन ये सभी ओपनिंग स्टॉक का ही खर्चा है. तो मेरा ये कहना है सबको अलग अलग ना गिन करके टोटल अमाउंट ही गिन लो. तो हमारा ओपनिंग WIP चल रहा है 430 रुपीज फॉर जॉब नंबर 99. जॉब नंबर 77 में यही वैल्यू आ रही है 1270 रुपए की, यानी 1270 की. सो वी हैव गॉट अवर ओपनिंग स्टॉक्स फॉर बोथ द जॉब्स हियर. इसके अलावा हमने ड्यूरिंग द मंथ मटेरियल का खर्चा किया है. मटेरियल का खर्चा यूं तो हमने 4 जॉब्स में किया है, पर हमारे लिए 2 ही जॉब रेलिवेंट है, तो हम 99 और 77 पे ही फोकस करेंगे. जॉब नंबर 99 जिसका पहले से हमारा ओपनिंग स्टॉक चले आ रहा है 430 का, उसमें हमने एडिशनल मटेरियल इंट्रोड्यूस किया 120 रुपीज का. और जो जॉब नंबर 77 है जिसका ओपनिंग WIP चल रहा था 1270 का, उसमें हमने ऐड किया 280 रुपीज का फर्दर मटेरियल. लेबर का भी खर्चा हुआ. लेबर के खर्चे अगर आप देखेंगे तो अगेन इसमें हमें जॉब नंबर 99 और 77 से ही मतलब है, तो इसके अमाउंट 600 और 450 ये भी आपको ऐड करने हैं. जहां तक बात है इस सवाल में नंबर ऑफ लेबर आवर्स का, वो शायद कहीं काम आएगा, तो उस पर भी गौर कीजिएगा. आगे अपने को बोलता है फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अप्लाइड ऑन द प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट लेबर आवर्स, और उसकी रेट दे दी गई है 2.10 की. इसका मतलब बहुत सिंपल है. ये जो हमारे पास अमाउंट दी हुई है 400, इसको इंटू 2.1 करेंगे तो 840 आना चाहिए. दैट विल बी द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर जॉब नंबर 99. ऐसे ही जॉब नंबर 77 के लिए भी 200 इंटू 2.1 करेंगे, द वैल्यू शुड बी 420. तो जो भी होगा वो भी यहाँ पे कंसिडर होगा इन द नेम ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स. साल भर में आपने एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड कितना इनकर किया, इससे इतना लेना देना नहीं है. क्यों? क्योंकि हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं एनीवेज फैक्ट्री ओवरहेड को, तो इसका लेना देना कुछ खास नहीं है. फिर अगला बोलता है कि जॉब नंबर 99 और जॉब नंबर 77 में अपने को कस्टमर को चार्ज करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे 15% ऑन द प्राइस ऑफ द जॉब, एंड उसके बाद 10% प्राइस ऑफ द जॉब हमें प्रॉफिट भी चार्ज करना है. नाउ दिस बिकम्स रियली इंटरेस्टिंग. इसका मतलब ये है कि आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन is 15% of selling price and your profit
इज इक्वल टू 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो ये कहना गलत नहीं होगा दैट कॉस्ट अदर देन सेलिंग एक्सपेंसेस वो हो जाएंगे 75% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो बस अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अपने को कॉस्ट अदर देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है और उसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा बाई 75% इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अवर सेल्स। क्या ये आराम से हो जाएगा? बड़े आराम से हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको हमने कैसे किया। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने दो जॉब्स के लिए अलग अलग कॉस्ट शीट बनाई। हमारे पास सबसे पहले मटेरियल लेबर ओवरहेड के जो खर्चे हैं वो हमने यहाँ जोड़ दिए। अब मटेरियल पे अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे पास यहाँ खर्चे हैं 120, 600 एंड 840। अब ये अमाउंट्स कहाँ से आ रही है भाई? तो जॉब नंबर 99 जो हमारी है, जॉब नंबर 99 जो हमारी है उसमें हमारा ओपनिंग स्टॉक हमने नीचे ऐड किया। ठीक है, चलो वो चल गया। हमने सबसे पहले मटेरियल ऐड किया, ये रहा मटेरियल 120 रुपीज का। फिर हमने वेजेस ऐड किया जो कि था यहाँ पे 600 रुपीज का, और 840 हमने यहाँ से कंप्यूट किया। तो इनको हमने सबको ऐड किया। इसके ऊपर हमने ऐड ओपनिंग WIP किया जो कि 430 रुपीज का था, ये रहा यहाँ पे। इसको हमने यहाँ पे ऐड किया एंड फिर इसके बाद जो भी हमारा यहाँ खर्चा आया फैक्ट्री कॉस्ट का, इसको हम डिवाइड करेंगे बाई 75% टू कैलकुलेट अवर सेल्स। अब मुझे मालूम है बीच में प्रॉफिट के अलावा एक और आइटम आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैं भूल गया यहाँ लिखना, बट हाँ वो भी आइटम आएगा, वो भी आप शो कर सकते हो। बट शॉर्टकट में बहुत सिंपल है, 1990 को डिवाइड करना है बाई 75% इन ऑर्डर टू गेट योर सेल्स वैल्यू। ये कैसे आया 75% मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 15% goes in the name of selling and distribution, 10% goes in the name of profit, तो बाकी 75% is resembling your factory cost. So factory cost जो भी आएगा उसको divide by 75% करके आप sales calculate कर लेना, आसान है। यही सेम काम हमने जॉब नंबर 77 के लिए किया। यहाँ पे हमारा जो मटेरियल का खर्चा है वो है 280 रुपीज का। इसके अलावा ये 280 देखो यहाँ से मटेरियल आया, वेजेस आया 450 रुपीज का, और 420 रुपीज का हमारा यहाँ पे ओवरहेड्स आ जाएगा। सबको हमने जोड़ा। इसके अलावा ओपनिंग जो खर्चा था हमारा ओपनिंग WIP का 1270 रुपए, वो भी यहाँ पे जोड़ दिया हमने। एंड उसके बाद में जो भी हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आया इसको हमने डिवाइड किया बाई 75% इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अवर सेल्स। सेल्स का वैल्यू आ रहा है 3227। सिंपल। बीच में दो आइटम आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट, एंड दोनों को कंप्यूट करना आसान होगा। सेल्स आपके पास आ चुका है, सेल्स का 15% होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स का ही 10% होगा प्रॉफिट। इट इज फेयरली इजी टू कैलकुलेट। ये था इस सवाल में और इसमें कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ते हैं। कितना छोटा सा ही सवाल है, जरूर एक बार पढ़ लेना चाहिए आप सबको। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिए प्लीज। जिनको टाइम लगता है पढ़ने में पॉज करके पढ़िएगा प्लीज। चलो मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। अपने को यहाँ पे कॉस्ट बनानी है। कॉस्ट बनानी है फॉर 3 प्रोसेसेस, फाउंड्री, मशीनिंग एंड असेंबली। अपने को यहाँ मटेरियल का खर्चा दिया हुआ है। मटेरियल का खर्चा है फाउंड्री के केस में 1300 टन 50 रुपीज करके, ऑफ विच 50 टन्स वेर सेंट बैक टू स्टोर्स। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। अगर आपके पास में 1300 टन्स मटेरियल आया जिसमें से 50 आपने रिटर्न कर दिया, तो आपने एक्चुअल कंजम्पशन 1250 का ही किया। तो इससे अपना मटेरियल का खर्चा आ जाएगा, मटेरियल का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, सो दैट विल बी 1250 टन इंटू 50 रुपीज करके। इसके ऊपर से अपने को यहाँ पे एक एक करके खर्चे दिए हुए हैं। जैसे आप डायरेक्ट लेबर देख पा रहे हो, तो डायरेक्ट लेबर का कैलकुलेशन कर सकते हो बड़े आराम से। 200 आवर्स इंटू 10 करके 2000 रुपीज डायरेक्ट लेबर आ गया। इसी तरह 100 आवर्स इंटू 5 करके 500, एंड असेंबली का भी खर्चा आ जाएगा। सो 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं या 3 अलग अलग प्रोसेसेस हैं, उनके सबके अपने पास में लेबर खर्चे आ गए। ओवरहेड भी आ गए। ओवरहेड पर लेबर आवर पे दिए हुए हैं और लेबर आवर्स हमारे पास हैं 200, 100, 100, तो उस पर भी आराम से कैलकुलेट करके हमारे पास ओवरहेड्स भी आ जाएंगे। अपने को बोलता है कि कंपैरिजन करो ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ with estimated cost discloses that material and overhead have exceeded the assumption by 20%। ओहो हो। तो ये जो ऊपर आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं ये सारे एस्टिमेट्स थे। ये सब क्या थे? एस्टिमेट्स थे। ये देखो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड, तो ये सारे एस्टिमेट्स थे। एक्चुअल जो भी आएगा ये 20% बढ़ करके आएगा फॉर बोथ मटेरियल एज वेल एज ओवरहेड्स, जबकि लेबर का जो खर्चा है वो 10% मोर है देन द एक्चुअल। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। A comparison of actual cost with standard estimates reveal that material and overhead have exceeded the estimates by 20%. Okay. Just a minute.
देख लेते हैं अपने शो द वेरिएंस विद रिस्पेक्ट टू द एस्टिमेट्स। जस्ट अ मिनट। ओके, सवाल क्या है समझा देता हूं वापस। सारी सिचुएशन थोड़ी सी क्लीन कर दूं क्या? जस्ट अ मिनट। चलो, अब क्लीन अप हो गया। अब आपको बता देता हूं, सवाल में जरूर अपने को बोला स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स आर बीइंग यूज्ड वगैरह वगैरह, पर यहां पे इन्होंने वर्ड यूज किया यूज्ड, यानी जितने भी खर्चे यहाँ पे अपने को दे रहे हैं ये सारे एक्चुअल्स हैं, ठीक है, दीज आर एक्चुअल्स। तो यहाँ पे जैसे आपका खर्चा आ रहा है 1250 टन्स इंटू 50 रुपीज करके, मटेरियल का खर्चा आ रहा है 62,500, तो ये मैं आपको बता दूं ये एक्चुअल खर्चा है मटेरियल का। अब इसके ऊपर जो नेक्स्ट टिप्पणी करी है इन्होंने वो ये किया है कि जो हमारा मटेरियल का खर्चा है वो हमारे एस्टीमेट से 20% एक्सीड कर चुका है। सो 62500 जो आपका खर्चा है ये ऑलरेडी 120% ऑफ एस्टीमेट है। तो एस्टीमेट कितने का था ये पता लगाना है। सो इट्स फेयरली सिंपल, 62,500 को डिवाइड करेंगे बाई 120% इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अवर एस्टीमेट। ऐसे ही हमारे डायरेक्ट लेबर का जो टोटल खर्चा है वो है 4,000 रुपए का। डायरेक्ट लेबर में अपने को बोला है कि जो भी हमारा खर्चा है वो एक्चुअल जो भी है दैट इज उससे एस्टीमेट इज 10% मोर, ठीक है। तो यहां बोला है कि जो हमारे एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट थे वो हमारे एक्चुअल से भी 10% ज्यादा थे, तो हमारा एक्चुअल खर्चा है 4,000 का, तो इस पे 10% ऐड करें तो वो हो जाता है 4,400 रुपीज का एस्टिमेटेड लेबर कॉस्ट, तो वो भी आ जाएगा। एंड ओवरहेड्स पे हमारा खर्चा आ रहा है 6,000 का। अब इस पे भी कमेंट्री सेम है, बोला है कि जो हमारा एक्चुअल खर्चा हुआ है वो हमारे एस्टिमेट से 20% ज्यादा हुआ है। तो एस्टिमेट कितना था? तो भाई जितना भी आपका एस्टिमेट रहा होगा उस पे अगर आप 20% ऐड करो तो एक्चुअल आता है। तो ऐसे में वी कैन से दैट 120% ऑफ एस्टिमेट is equal to actual, therefore actual divided by 120% will give you estimated figures। तो 6,000 रुपए जो आपका खर्चा हुआ है वो तो एक्चुअल खर्चा हुआ है, अगर आप उसको डिवाइड करते हैं बाई 120% यू शुड बी गेटिंग योर एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट। सवाल में पूछा क्या है? सवाल में अपने को यही पूछा है शो द वेरिएंस, तो वेरिएंस के लिए हम अपने एस्टिमेट और एक्चुअल को कंपेयर कर देंगे, वही चीज यहां हो रहा है। अब देखिए हमने खर्चे कैसे कैसे दिखाए हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं मटेरियल का। तो मटेरियल का जो हमारा एक्चुअल खर्चा है वो है 62,500, जबकि हमारा एस्टिमेट आएगा 62,500 डिवाइडेड बाई 120%, तो ये आ रहा है 52083। 52083 मतलब बहुत ही गंदा फिगर आ रहा है ना, डिवाइड बाई 120%, 52083, ठीक है। तो जो भी मेरा वेरिएंस है वो आएगा इन दोनों का डिफरेंस, एंड वो आ रहा है 10417। 10417। नेक्स्ट है लेबर। लेबर का एक्चुअल खर्चा है 4,000 जो कि 10% एस्टिमेटेड में ज्यादा है, तो 4,400 का एस्टिमेट हो गया। तो यहां पे 400 रुपए से हमारा जो एस्टिमेटेड फिगर है वो एक्चुअल से ज्यादा था, तो हम एक्चुअल को कम दिखा रहे हैं। बेसिकली एक्चुअल इज लेसर देन एस्टिमेट बाय 400। एंड जो ओवरहेड है, ओवरहेड का हमारा खर्चा है 6,000, सो 6,000 अगेन डिवाइडेड बाय 120%, ये आता है 5,000 रुपए। तो यहां पे वेरिएंस आ रहा है 1,000 रुपए का। लेट्स डू द मैथ्स हियर। 10417 माइनस 400 प्लस 1,000, तो टोटल डिफरेंस आ रहा है 11017 का। ये वेरिएंस अमाउंट आना चाहिए। लेट्स सी क्या आ रहा है। आ गया 11017। समझ में आया ये कैसे आया? अब इसमें बेसिस का ध्यान रखना, मटेरियल और ओवरहेड का एक बेसिस है और लेबर का एक बेसिस है। ये दोनों के सवाल को जाकर के पढ़ो, समझ में आ जाएगा। मटेरियल एंड ओवरहेड में बोला है कि एक्चुअल इज 120% ऑफ एस्टिमेटेड, जबकि लेबर के केस में बोला है दैट एक्चुअल का 110% इज एस्टिमेटेड। तो दोनों की लैंग्वेज अलग है, प्लीज इस पे गौर करना, यही इस पूरे सवाल को ब्रेक डाउन कर देगा आपके लिए। अगेन इन्होंने बहुत कुछ शो किया है, हम बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारा रिजल्ट आ जाएगा एंड वी विल मैच द आंसर 11,017 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे भी मैंने लिखा है इजी, तो होना चाहिए इजी। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है।
सवाल में बोला है एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जिसने इंक्वायरी करी है फलाना डिमकाना जो भी, बिल ऑफ मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर एज फॉलोज। कोई एक जॉब का कॉस्ट शीट बनाना है हमें, तो हमारे को पेपर यूज होगा 10 रीम्स 1800 करके, तो 18,000 रुपए का हमारा मटेरियल कॉस्ट होगा, चलो मान लेते हैं हम। इसके अलावा और प्रिंटिंग मटेरियल लगेगा 5,000 का, तो ये भी मटेरियल कॉस्ट में चला जाएगा। फिर बाइंडिंग अरे बोल दो ना यार मटेरियल, ये सारा 3,000 रुपए और मटेरियल कॉस्ट है। यानी सवाल में अगर आप देखें तो हमारे पास मटेरियल कॉस्ट ही आ गया 21-26,000 रुपए का, 26,000 का मटेरियल कॉस्ट है। फिर आगे अपने को बोलता है कि थोड़ी फोटोग्राफी लगेगी इस काम के लिए, और हमारे पास क्योंकि फोटोग्राफर नहीं है तो हमें किसी को हायर करना पड़ेगा और उसको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। सो दिस इज अ काइंड ऑफ लेबर चार्ज। आप इसे डायरेक्ट कॉस्ट पकड़िए, डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, ये डायरेक्ट कॉस्ट ही होगा। क्यों? क्योंकि ये इस जॉब से रिलेटेड एक स्पेशल चार्ज है, स्पेशल है तो इसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में डालेंगे। 10,000 रुपीज का ये हमारा एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा। फिर उसके बाद में हमें कुछ एम्प्लॉइज को पैसे देने पड़ेंगे। जो एम्प्लॉय में पहला है आर्टिस्ट, दूसरा है कॉपीराइटर, तीसरा है हमारा क्लाइंट सर्विसिंग। इनके हमें रेट्स दिए हुए हैं महीने के, और फिर कितने घंटे इन्होंने काम किया वो भी बताया है। अगर हमें ये बता दे कि 1 घंटे में कितनी देर का काम ये लोग करते हैं तो उससे काम हमारा बन जाएगा, हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे इनका स्प्लिट कर देंगे। और वो बात यहाँ छुपी हुई है। ये एजेंसी महीने में 25 दिन काम करती है, 6 घंटे करके काम करती है, तो टोटल काम 150 आवर्स का है। 150 आवर्स में से अगर 80 आवर्स आपका काम आर्टिस्ट किया आपके काम के लिए, तो 12,000 रुपीज जो उसको मिलते हैं 150 आवर्स के, तो उसमें से 80 आवर्स का कितना बनता है कैलकुलेट ऐसे किया जा सकता है। रिजल्ट आया 6400। सिमिलरली कॉपीराइटर का 5,000 और क्लाइंट सर्विसिंग का 1,800 रुपए का खर्चा आ गया है। सबको हमने टोटल किया, हमारे डायरेक्ट कॉस्ट आ रहे हैं 53,200। डायरेक्ट कॉस्ट आ जाएंगे 53,200। इसके अलावा प्राइमरी पैकेजिंग भी है। प्राइमरी पैकेजिंग 4,000 रुपए का है, तो भाई ये भी डायरेक्ट ही होता है खर्चा, तो इसको भी कंसिडर करना है हमको। एंड फिर प्रोडक्शन ओवरहेड बोला है 40% ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, तो ये बात आसान है, देखो समझो। मेरे ख्याल से यहां तक डायरेक्ट कॉस्ट जो भी हमने ऐड किया 53,200, उसमें और 4,000 रुपए प्राइमरी पैकिंग ऐड हो जाएगा। फिर जो भी आएगा डायरेक्ट कॉस्ट उसमें 40% ऐड होगा प्रोडक्शन ओवरहेड के नाम का। फिर जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा उसमें और 25% ऐड होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नाम का। एंड लास्ट में हम उसको डिवाइड करेंगे बाई 80% टू कंप्यूट अवर प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट, अब देखो ये कैसे दिया है, प्रॉफिट इज 20% ऑफ कोटेड प्राइस, तो इसका मतलब कॉस्ट इज 80% ऑफ कोटेड प्राइस, देयरफॉर कोटेड प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट बाई 80%। कॉस्ट बाई 80%। अब यही सेम काम हमने यहां किया है। आप देखो हमने यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट 53,200 लिए हैं। अच्छा, इसमें 4,000 का खर्चा ऑलरेडी जोड़ा हुआ था शायद, ठीक है, जो भी है। फिर हमने इसमें प्रोडक्शन ओवरहेड लिया जो कि होगा 53,200 का 40%। तो ये करने के बाद आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हमने ऐड कर दिया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ये कैसे आया 18,620 का, तो दिस इज बेसिकली 25% ऑफ 74,480। फिर आया हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स, और फिर हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स को डिवाइड बाई 80% कर दिया टू गेट अवर सेल्स। सेल्स का वैल्यू आ रहा है 116375। ठीक है, वापस आपको बता देता हूं क्या क्या हुआ इस सवाल में। हमने 26,000 रुपीज मटीरियल कॉस्ट के नाम पे जोड़ा, फिर हमने 10,000 फोटोग्राफर का जोड़ा, फिर हमने 6,400 जोड़ा आर्टिस्ट का, 5,000 जोड़ा कॉपीराइटर का, 1,800 रुपए जोड़ा हमने क्लाइंट सर्विसिंग का, और प्राइमरी पैकेजिंग का 4,000 रुपए जोड़ा हमने यहाँ पे। सबको जोड़ने के बाद 53,200 हमारा डायरेक्ट कॉस्ट आ रहा है। इसमें 40% ऐड किया प्रोडक्शन ओवरहेड का, तो आया 74,480। फिर इस अमाउंट पे और हमने ऐड किया 25%, तो आया हमारा कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल रिप्रेजेंट्स 80% ऑफ योर कोटेड प्राइस। तो कोटेड प्राइस निकालने के लिए 93,100 डिवाइडेड बाई 80% किया, रिजल्ट आ गया 116375। बात समझ में आती है? सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बढ़िया। तो ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है इस सवाल को अच्छे से पढ़ना चाहिए आपको। आई एम गिविंग यू अ फ्यू 2 मिनट्स में भी 2 मिनट आपको समय दे रहा हूं, उस 2 मिनट में आप इस पूरे सवाल को अच्छे से पढ़िए, एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस एंटायरली।
ठीक है, सवाल काफी बड़ा है तो ऑब्वियसली आपके पास में इंस्टीट्यूट मैट है, उसे पूरा स्क्रॉल करके देखिए अगर पीडीएफ फॉर्म में है तो, अगर आपके पास में प्रिंटेड है तो फिर क्या ही दिक्कत है। क्लियर? तो पढ़िए इस पूरे सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट गुड क्वेश्चन ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। इसके बाद तो सब मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन है इसके बाद एंड दैट इज फेयरली इजी। एक ही क्वेश्चन है इसके बाद और वो बहुत इजी है, तो यही है जिसमें दिमाग लगेगा। ध्यान दीजिए, 2 मिनट का समय दे रहा हूं इस सवाल को पढ़ने के लिए। पढ़ लो, टाइम वेस्ट मत करो। चलो जी, सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। आपको वैसे मैं बता देना चाहता हूं कि इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, इनको बहुत सुकून से धीरे धीरे बनाओगे ना तो बनेगा। आप हड़बड़ मचाने जाओगे, ये सवाल गया, हाथ से जाएगा। तो इस तरह के सवालों में खास करके ध्यान देना चाहिए। आओ जी शुरुआत करते हैं। सवाल में आप देख सकते हैं कॉस्ट शीट ऑब्वियसली हमें बनाना है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, दे हैव गिवन अस इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में अपने पास में RM, WIP, फिनिश गुड दिया हुआ है। मैं इनको ओपनिंग स्टॉक देख रहा हूं। आगे अपने को ऑफिस अप्लायंस दिया है जिसकी वैल्यू दी हुई है। जाहिर सी बात है ऑफिस अप्लायंस इज नॉट एन एक्सपेंस, इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, विल टेक केयर ऑफ दैट। प्लांट एंड मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, विल टेक केयर ऑफ दैट। बिल्डिंग पे भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, विल टेक केयर ऑफ दैट। तो ये 3 डेप्रिसिएशन के आइटम है, ख्याल रखना। फिर सेल्स और सेल्स रिटर्न साथ साथ दिया हुआ है, दोनों को आपस में नेट करके मैंने यहाँ पे सेल्स लिखी दिया 7,54,000, काम खत्म। मटेरियल आपने परचेज किया तो ये जाहिर सी बात है मटेरियल की कैलकुलेशन में काम आएगा। सो मटेरियल परचेज विल गो इनटू डायरेक्ट मटेरियल की कैलकुलेशंस। फ्रेट ऑन मटेरियल भी उधर ही जाएगा, ऐड होगा ये आइटम। एंड परचेज रिटर्न होने पे ये नेट होगा, तो 4800 रुपीज ये नेट हो जाएगा। तो ये सब डायरेक्ट मटेरियल के आइटम में से एड लेस हो जाएगा। इसके अलावा डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर है 1,60,000। इनडायरेक्ट लेबर भी दिया हुआ है 18,000 का। इनडायरेक्ट लेबर जो है वो बेसिकली फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा, बाद बाकी डायरेक्ट लेबर तो अपना जाएगा प्राइम कॉस्ट वाले हिस्से में। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स है, फैक्ट्री ओवरहेड्स इज अगेन पार्ट ऑफ फैक्ट्री सुपरविजन इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री रिपेयर्स भी फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा, हीट एंड लाइटिंग भी फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा, रेट्स एंड टैक्सेस भी फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। मिसलेनियस फैक्ट्री ओवर एक्सपेंसेस है तो वो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा, सबको जोड़ेंगे रिजल्ट आ जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा सेल्स कमीशन, सेल्स ट्रैवलिंग, प्रमोशन, सबको जोड़ेंगे आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। तो ये सब सॉर्टेड है, बहुत सिंपल है। ऑफिस सैलरीज जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में, मेरे ख्याल से इकलौता आइटम है और तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का आइटम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स का कुछ नहीं करने का है क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में जरूर रहता है, लेकिन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, फाइनेंशियल एक्सपेंस है तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। फिर अपने वो बोला कि क्लोजिंग भी दिया हुआ है अपने को इन्वेंट्रीज, तो इसका तो हमें इंतजार ही था, ओपनिंग हमारे पास पहले से था, अब क्लोजिंग दे दिया, सो क्लोजिंग इज ऑल्सो हियर। तो इसमें से डायरेक्ट मटेरियल की कैलकुलेशन में जाएगा मटेरियल वाला, WIP जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट वाले में, और COGS में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक वाला। अक्रूड एक्सपेंसेस भी बोले हैं, तो अब लेबर में आपको अक्रूड एक्सपेंस बोला 8,000 का, तो जो भी आपका डायरेक्ट लेबर का अमाउंट है उसमें 8,000 रुपए जोड़ दीजिएगा, क्योंकि वहां जो अमाउंट है वो सारे अमाउंट्स है आपके कैश बेसिस वाले, ये अक्रूड बेसिस पे आप जब करेंगे तो 8,000 रुपए जोड़ने पड़ेंगे। इनडायरेक्ट लेबर में 1,200 जुड़ेगा और इंटरेस्ट में 2,000 और जुड़ेगा। अगेन इंटरेस्ट में जुड़े नहीं जुड़े हमें क्या करने का भाई, ये 2,000 है, इसमें जुड़ करके 4,000 हो भी जाएगा तो भी हमें क्या लेना देना है, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट शीट। ऑफिस अप्लायंस पे 5% डेप्रिशिएट करना है, तो ये रहा ऑफिस अप्लायंस, इसको डेप्रिशिएट करना है 5% से, बहुत बढ़िया। इसके अलावा मशीन, प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग को भी डेप्रिशिएट करना है। प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड एंड 10% एंड दिस टू बी डेप्रिशिएटेड एंड 4%। ठीक है, तो इनकी डेप्रिशिएशन आप देख ही सकते हैं, मैंने यहाँ कंप्यूट करके रखी है ऑलरेडी, विच इज गुड, देख के अच्छा लग रहा है। आगे बोलता है कि हीट लाइटिंग एंड पावर का जो खर्चा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा फैक्ट्री, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में। लो बेटा, रेशियो का 8:1:1। तो अपना हीट लाइटिंग कहाँ है देखने को मिल रहा है, ये रहा हीट लाइटिंग एंड पावर। और भी कोई खर्चा है इसके साथ में? नहीं, बस यही है। इसको आपको बांटना है 8:1:1 के रेशियो में। तो ये 52,000 पूरा का पूरा FOH में नहीं जाएगा, सो ये FOH में जाएगा 52,000 का 80%। ओ सॉरी 52,000 तो उसके बाद करके ही लिखा हुआ है, अमाउंट है 65,000, सो 65,000 का 80% विल गो इनटू फैक्ट्री ओवरहेड्स और बाकी
10% will go into administrative overhead and selling and distribution overhead respectively. रेट्स एंड टैक्सेस के लिए बोला है कि 2/3 फैक्ट्री में जाएगा, 1/3 ऑफिस में जाएगा। 2/3 फैक्ट्री में जाएगा तो एफओएच में जाएगा और एडमिन में जाएगा 1/3। ठीक है, तो इनका भी खर्चा देख लेते हैं। रेट्स एंड टैक्सेस इसके जस्ट नीचे ही था, अमाउंट है 6300, तो 6300 का 2/3 विल गो इनटू एफओएच और बाकी 1/3 विल गो इनटू एडमिन। फिर बोला है बिल्डिंग पे जो डेप्रिसिएशन कर रहे हो आप, वो 8:1:1 में वो भी बांटना आपको। लो जी, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन ऊपर कैलकुलेट किया था हमने कहीं पे, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन ये रहा 8000, तो इस 8000 को भी आपको बांटना है इनटू 8:1:1 के रेशियो में। ठीक है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ठीक है, तो और कुछ में ऑफिस अप्लायंस पे जो भी आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है उसको हम एडमिन में डालेंगे, प्लांट एंड मशीनरी पे जो भी डेप्रिसिएशन आ रहा है उसको एफओएच में डालेंगे, यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स में डालेंगे। ये आप देख सकते हैं डायरेक्ट लेबर में 8000 ऐड करके हमने 168,000 लिखा, इनडायरेक्ट लेबर में भी 1200 रुपए ऐड करके 19,200 लिखा। बाद बाकी सारे एक्सक्लूसिव आइटम्स हैं, कौन कहा जाएंगे हमें सब पता है, बस इसको हमको कंप्लीट करना है। आइए देखते हैं इसका कॉस्ट शीट कैसे बना। सो एज वी कैन सी, सबसे पहले हमने मटेरियल के लिए कैलकुलेशन करा, तो मटेरियल में अपने पास ओपनिंग स्टॉक था वो हम लेंगे ही, परचेज था लेंगे, फ्रेट था लेंगे, रिटर्न अगर कुछ हुआ तो माइनस होगा और क्लोजिंग स्टॉक कुछ हुआ तो माइनस होगा। तो ये सारे आइटम्स अपने पास दिए हुए थे। हमारा यहाँ पे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ रहा है 291,200। फिर लेबर आया, तो ये डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर में जो भी हमारा अक्रूड आइटम है उसको हमको लेने का है। सो लेबर है 160, अक्रूड आइटम है 8000 का, दोनों जोड़ के 168 आया। प्राइम कॉस्ट आएगा 459,200, 459,200। फिर हमने इसमें फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ना शुरू किया। फैक्ट्री ओवरहेड्स के नाम पे यू कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर। इनडायरेक्ट लेबर है, उसमें अक्रूड आइटम है, ऐड हो गया, तो आपका 18,000 का लेबर है, उसमें आपने ऐड किया 1200 रुपए का। हम पहले इसको 19,200 कैलकुलेशन देख चुके हैं, तो ये हो गया इनडायरेक्ट मटेरियल। ये एज इट इज गिवन था, ले लिया। ये भी गिवन था, सॉरी ये गिवन नहीं था। रिपेयर्स एंड कीप्स जो है, हाँ ये भी गिवन था। हीट लाइटिंग एंड पावर में हमने अपने 65,000 रुपए को बांटा था इन द रेशियो ऑफ 8:1:1, तो ये 8/10 करके 52,000 आया। ऐसे ही रेट्स एंड टैक्सेस हमारा 6300 था, उसका 2/3 होगा फैक्ट्री ओवरहेड के नाम पे, 1/3 होगा एडमिनिस्ट्रेटिव के नाम पे, ये बच जाएगा। मिसलेनियस एज इट इज गिवन था, लेना था। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ये हमने कैलकुलेट किया था और पूरा का पूरा एफओएच में लेना था, तो गिवन तो नहीं था, कैलकुलेट किया हमने, बट हाँ ईजी था। और बिल्डिंग पे जो हमने कंप्यूटेशन करा, तो बिल्डिंग पे जो भी डेप्रिसिएशन आया उसको भी 8:1:1 में लेना था, तो उसको भी फैक्ट्री ओवरहेड के नाम पे हमने बांटा 8/10 करके, तो वो भी बढ़ गया। फिर हमारे पास में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का फिगर था, एडजस्टमेंट करके हम लास्ट में पहुंचे फैक्ट्री कॉस्ट तक। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में हमने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करना शुरू किया। आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को फैक्ट्री कॉस्ट के जस्ट बाद में हमने यहाँ ऐड किया, हर एक आइटम यहाँ पे ले लिया, जिसमें जो जो आइटम था जो हमने डिस्कस किया वो सारे आइटम लिए, जोड़े, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया। तो इसका मतलब एक बात समझते हो, अगर कुछ नहीं बोला जा रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को रिलेटेड टू प्रोडक्शन माना जा रहा है। If nothing is mentioned, administrative overhead is considered related to production. So we have considered this. इसके बाद COP आया, COP में add opening finished good less closing finished good, we have got our COGS. फिर selling and distribution में जो जो हमने डिस्कस किया वो सारा आइटम यहाँ आ जाएगा। Finally we will get cost of sales. कॉस्ट ऑफ सेल्स पे कहानी रोकने को बोला था इन्होंने, सवाल में ही बोला था, और बोला था एक पीएल आइटम बनाओ। तो पीएल आइटम आप देख सकते हैं, हमने नेट सेल्स यहां कंसिडर किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स यहां कंसिडर कर दिया, और जो इंटरेस्ट हमने कॉस्ट शीट में नहीं इंक्लूड किया था वो यहां पे इंक्लूड कर दिया 4,000 रुपए का। जो रिजल्ट है वो हमारा है प्रॉफिट, एंड दैट इज अवर कॉस्टिंग पीएल। आप इसे कॉन्डेंस पीएल बोले या कॉस्टिंग पीएल बोले, इट्स द सेम थिंग। रिजल्ट आया 35,980 का। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 10। आई थिंक बहुत इजी था, लेकिन क्योंकि बड़ा है अपने लेंथ में और बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हैं इधर उधर, तो इसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया, वेरी गुड मार्क करा दिया, ताकि आप इसे दोबारा अच्छे से देखें। बट फिलहाल वी आर मूविंग ऑन टू अवर लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। ये हमने एक्चुअली क्लास में भी किए हुए हैं, तो इस तरह के सवालों में हम टेंशन नहीं होता है। सवाल में बोला 1,20,000 यूनिट्स हैं, खर्चे अपने को पर यूनिट बेसिस पे दिए हुए हैं। जहां तक बात है रॉ मटेरियल का खर्चा, तो ये वेरिएबल नेचर का है,
लेबर भी वेरिएबल नेचर का है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी वेरिएबल नेचर का है, वेरिएबल ओवरहेड भी वेरिएबल नेचर का है। तो लो जी, ये सब जोड़ लो, कितने होते हैं? 20 + 12 32 34 50 रुपीज हो गए। 50 रुपीज पर यूनिट तो आपका वेरिएबल खर्चा है, वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद में फिक्स्ड ओवरहेड है 3 लाख रुपए का, और सेमी वेरिएबल ओवरहेड में बोला है कि वो है 7500 पर मंथ, अगर आप 50% कैपेसिटी तक काम कर रहे हो तो, और अगर उसके बाद 25% कैपेसिटी बढ़ाते हो, यानी अगर आप 75% कैपेसिटी तक काम करते हो तो वो बढ़ जाएगा बाई 2500, और अगर आप 100% कैपेसिटी तक चले जाते हो तो वो बढ़ जाएगा बाई 5000। सो एवरी 2500 विल इंक्रीज फॉर 25% कैपेसिटी इंक्रीमेंट। तो अपने वो बोला है पहले 7 महीने हमने 50% कैपेसिटी पे काम किया, और अगले 5 महीने हमने 50% कैपेसिटी पे काम किया। तो अगर हम सिर्फ सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ब्रेकअप देख लें तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ब्रेकअप ऐसा होगा कि आपका 7500 करके लगा 7 महीना, 7500 करके लगा 7 महीना, तो ये है आपका पहला 7 मंथ्स। और फिर आपका लग रहा है ये 12,500 करके 5 महीना, तो ये हो जाएगा आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सो 7500 रुपीज till your capacity is 50%, so that has happened for first 7 months। 7 months 7500 into 7 हो जाएगा, बाकी 5 महीने 12500 होगा। ये 12500 कैसे हुआ? 7500 में हमने 5000 ऐड किया टू गेट अवर 12500। तो ये हो जाएगा अपना वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ब्रेकअप। फिर आगे बोलता है कि सेलिंग प्राइस जो हमारा है वो पहले 7 महीने जो है 7 मंथ्स वो फिक्स था 69 रुपीज पे, और बाद में अपने को बोलता है कि अपने को प्रॉफिट मीट करना है 8 लाख का, तो बताओ लास्ट जो 5 महीने हैं उसमें हमारा सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? यही सेम सवाल है, एकदम सेम सवाल है। क्लियर? तो अपने को यहाँ पे 7 मंथ्स और 5 मंथ्स का अलग अलग ब्रेकअप करना है। लेट्स सी कैसे होगा। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कंप्यूटेशन करा है, इट्स फेयरली सिंपल, फेयरली सिंपल। यहां अगर आप कंप्यूटेशन देखेंगे तो हमारे पहले जो 7 मंथ्स हैं उसमें हमारा 50% कैपेसिटी पे काम हो रहा है। हमारी कैपेसिटी साल भर की है कितनी? हमारी कैपेसिटी है 1,20,000 यूनिट्स की, इसका मतलब 10,000 यूनिट्स पर मंथ, करेक्ट? इसका अगर 50% कैपेसिटी पे आप काम कर रहे हो सो दैट इज 5,000 यूनिट्स पर मंथ। तो आपका जो वेरिएबल खर्चा आएगा वो आएगा 5,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स इंटू 50 रुपीज पर यूनिट, मैंने ऊपर कंप्यूट किया था, इंटू 7 मंथ्स। लेट्स सी कितना खर्चा आ रहा है। 5,000 इंटू 50 इंटू 7, तो ये आ रहा है 17,50,000 रुपीज। तो यहां तक का खर्चा क्या 1750 आ रहा है क्या? लेट्स कैलकुलेट। 7 लाख प्लस 420 प्लस 70,000 प्लस 560 आ गया 17,50,000 आ रहा है यहां तक का। फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स है, फैक्ट्री ओवरहेड साल भर का 3 लाख है, तो 7 महीने का होगा 7/12, तो वो कंप्यूट किया, फैक्ट्री ओवरहेड आ गया फॉर द फर्स्ट 7 मंथ्स। रिमाइंडर जो होगा वो जाएगा अगले 5 महीने में, ये भी ध्यान रखना। और फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट जिसको मैंने बोला था 7500 रुपीज करके 7 महीना लगेगा, ये है इसका ब्रेकअप, ये इसका अमाउंट। तो टोटल कॉस्ट आ गया 19,77,500, 19,77,500। इसमें हमने सेल करा है 69 रुपीज करके, तो हमारे 5,000 यूनिट 7 महीने में हमने बेचे, तो हमने 35,000 यूनिट्स बेचे 69 रुपीज के भाव पे, तो हमारा सेल वैल्यू भी आ गया। तो जो भी डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट हो गया। सो हमने पहले 7 महीने में प्रॉफिट जनरेट किया 4,37,500 का। सो 8 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट चाहिए, जिसमें से 4,37,500 जनरेट हो गया है। सो 8 लाख माइनस 4,37,500, तो ये आ रहा है प्रॉफिट 362,500, 362,500 का। अब इतना ही प्रॉफिट आपको चाहिए कब? अगले 5 महीने में। तो अगले 5 महीने में कैसे कंप्यूटेशन होगा? वेरी इजी। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट का हिसाब लगा लेते हैं। तो अगले 5 महीने में आपका जो वेरिएबल कॉस्ट होगा, मैं यहां कर रहा हूं कंप्यूटेशन, ठीक है? आपकी कैपेसिटी है 100%, तो आप 10,000 यूनिट करके बना रहे हो, 50 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है, एंड 5 महीने तक ये चलेगा। सो 10,000 इंटू 50 इंटू 5, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट हो गया 25 लाख। फिर आता है फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट है 3 लाख इंटू 5/12, 3 लाख इंटू 5/12,
तो ये आ रहा है 1,25,000, ये हो गया हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। और फिर आ रहा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है 12,500 इंटू 5 करके, 12,500 इंटू 5, तो ये आ रहा है 62,500। तो अपना टोटल कॉस्ट आ रहा है 26,87,500। 26,87,500 ये हमारा आ गया टोटल कॉस्ट। मैच होता है, एकदम होता है। अब इसमें हमको जो प्रॉफिट चाहिए वो हम ऐड करेंगे। सो अवर प्रॉफिट रिक्वायरमेंट इज 362,500। सो 26,87,500 का कॉस्ट, इसमें ऐड करेंगे 362,500 का प्रॉफिट। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 30,50,000 रुपीज। ये हमारा सेल वैल्यू होना चाहिए, सेल्स। तो बस हम 50,000 यूनिट से इसको डिवाइड करेंगे। वाई 50,000 यूनिट्स? बिकॉज एवरी मंथ यू आर प्रोड्यूसिंग 10,000 यूनिट्स, दिस इज हैपनिंग फॉर 5 months, so total quantity sold is 50,000. So 30,50,000 divided by 50,000 units, result आ रहा है 61 rupees, and that is your selling price for the remainder 5 months. क्लियर? इस तरह का एक सवाल हमने ऑलरेडी क्लास में किया हुआ है और अपने कोर्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो जाहिर सी बात है ये सवाल करना एकदम भी मुश्किल नहीं है। पहले 7 महीने का कंप्यूटेशन करके प्रॉफिट निकाल लो, फिर जो डिफरेंशियल प्रॉफिट है उसको अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द रिमाइंडर 5 months में ऐड कर दो, यू विल गेट योर सेलिंग प्राइस। उसको डिवाइड कर दो बाय 50,000 यूनिट्स, यू विल गेट योर सेलिंग प्राइस। सो दैट वाज इट, एंड विद दैट बीइंग सेड दिस एंटायर यूनिट इज ओवर। इसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं है, एक्सरसाइज शुरू हो जाती है तो उसको तो हम अदरवाइज कवर करेंगे ही। So yes, that was module number 1, introduction to cost accounting for you. I hope आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया और flawlessly आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर पाए। I'll see you in the next one. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। बाय।